हेलो, वेलकम टू फतेह सर जीएस क्लासेस। स्वागत है आपका यूपीएससी 2022 प्रीलिम एमसीक्यूज की सीरीज में। आज हम लेके आए आपके लिए सेट नंबर 14। इससे पहले ऑलरेडी 13 सेट आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस लेक्चर के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ है ये करंट एंड स्टैटिक दोनों टॉपिक को कवर करेगी। ये जो सीरीज़ है बायलिंगुअल रहने वाली है। मींस पहले मैं स्टेटमेंट को इंग्लिश में रीड करूंगा, उसके बाद उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसके बारे में क्वेश्चन है कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, थोरियम इज द मोस्ट अबंडेंट देन यूरेनियम इन द अर्थ क्रस्ट। ये कह रहा है कि ये जो थोरियम है ये हमें नॉर्मली मिलता है यूरेनियम से। मीन्स ज़्यादा मात्रा में थोरियम मिलता है और कम मात्रा में यूरेनियम मिलता है अर्थ की क्रस्ट में। सेकंड स्टेटमेंट है, कनाडा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द यूरेनियम इन द वर्ल्ड। ये जो कनाडा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम के केस में। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो जो हमारा आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जैसे हमने बताया कि आप आंसर हमारा ए सही है। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो अभी अभी एमर्ज हो रही है एज अ वायबल सोर्स। मींस रिसेंट टाइम की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि एक तो इसमें से जो पोल्यूशन वगैरह वो कम होता है, और इसकी जो यूजेज है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो जो हमारे पास मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, वो है यूरेनियम एंड थोरियम। तो ये वो दो मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, जिससे कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूरेनियम हमें कॉमन एलिमेंट के रूप में मिलता है अर्थ में। मींस अगर आपको ये रेयर एलिमेंट नहीं है। नॉर्मली दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक तो है रेयर एलिमेंट, दूसरा होता है कॉमन एलिमेंट। तो यूरेनियम हमारा कॉमन एलिमेंट है। ये हमें ऐसे मिल जाता है जैसे कि टिन मिले, जिंक मिले, इतना कॉमनली हमें मिल जाता है, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। अगर थोरियम की बात करें तो थोरियम हमें 3.5 टाइम्स ज़्यादा है कॉमन देन यूरेनियम। यूरेनियम तो कॉमन है ही है, थोरियम उससे भी ज़्यादा कॉमन मिलता है, लगभग 3.5 गुना। और अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन के हिसाब से तो कजाकिस्तान वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस टाइम पे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे नंबर पे कनाडा आता है। तो जैसे उन्होंने कहा था कनाडा टॉप पे है, इसीलिए वो हमारी स्टेटमेंट गलत थी। टॉप पे हमारे पास कजाकिस्तान है, सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास कनाडा है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। 2/3 जो प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम है वो कजाकिस्तान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया से निकलती है। तीन वर्ल्ड की बड़ी यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री हमारे पास है, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ना थोड़ा सा परसेंटेज बताया गया है, तो ये ध्यान से देख लेना। जो कजाकिस्तान है वो लगभग वर्ल्ड का 41% प्रोड्यूस करता है यूरेनियम। ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि कई बार ऐसी स्टेटमेंट आती है कि कजाकिस्तान वर्ल्ड का 50%, उससे ज़्यादा कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है। तो ध्यान रखना 50% से कम है। और ये जो टॉप की तीन कंट्री हैं, तीनों मिलके 2/3 तक प्रोड्यूस कर लेती हैं। अगर प्रेजेंट नॉलेज देखी जाए तो थोरियम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो वो इतनी है नहीं हमारे पास, हम उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, इतने एफर्ट्स भी नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हम हमारे जो इसकी जो प्रेजेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन थोरियम की प्रोडक्शन अभी कम है। अगर हम बात करें इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की, तो इन दोनों कंट्रीज़ के पास काफ़ी ज़्यादा थोरियम के रिजर्व हैं। तो लगभग हर एक कंट्री के पास 25% है। तो मीन्स दोनों कंट्री को अगर मिला दिया जाए तो वर्ल्ड का 50% जो थोरियम है वो इन दोनों कंट्रीज के पास है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉमन टू बोथ डेंगू एंड मलेरिया डिजीज। तो डेंगू एंड मलेरिया डिजीज के बारे में कौन सी दोनों बातें उन्होंने पूछा कि कॉमन है। बोथ आर वायरल इन्फेक्शंस, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दोनों की दोनों वायरल इन्फेक्शन है। सेकंड स्टेटमेंट है बोथ आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एंडीज एजिप्टी मॉस्किटो। तो कहते हैं ये जो फीमेल एंडीज एजिप्टी मॉस्किटो है, इसी के काटने से इंसान में ये ट्रांसफर हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, मॉस्क्यूरिस इज द ओनली वैक्सीनेशन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ डिजीज।
तो ये जो नई वैक्सीनेशन आई है, ये कहते हैं कि दोनों डिजीज़ के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अगर देखा जाए तो हमारी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट वो भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। अब गलत क्यों है तीनों की तीनों, देखते हैं। जो डेंगू है वो एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो जो कि सही बात है। लेकिन अगर बात करें हम लोग मलेरिया की, तो मलेरिया एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, तो ये पैरासाइट डिजीज है, ये वायरल डिजीज नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत थी। अगर डेंगू की बात करें तो हमें नॉर्मली ये जो मिलता है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलता है, और इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है डेंगू वायरस, DENV। और ये जो डेंगू वायरस है वो ट्रांसमिट करता है फीमेल मॉस्किटो, मेनली स्पीशीज एंडीज एजिप्टी। तो एंडीज के लिए जो एंडीज मॉस्किटो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके ट्रांसमिशन के लिए। ये जो एंडीज मॉस्किटो है वो रिस्पॉन्सिबल है चिकनगुनिया के लिए भी, येलो फीवर के लिए भी, एंड जीका वायरस के लिए भी। ये सारे के सारे फीवर इसी मॉस्किटो से फैलते हैं। अब मलेरिया को डिटेल से देख लेते हैं। मलेरिया वायरल डिजीज नहीं है, ये पैरासाइटी डिजीज है, पैरासाइटी वायरस है। और मलेरिया जो स्प्रेड करता है उसके लिए जो मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है वो है फीमेल एनफ्लुएंजा मॉस्किटो। और RTS-SASO1 जिसका कि ट्रेड नेम है मॉस्क्यूरियस, ये एक वैक्सीनेशन है जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने परमिशन दे दी है। ये फर्स्ट एंड ओनली वैक्सीनेशन है अभी तक जो कि मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मलेरिया का जो सीवियर इफेक्ट है उसको कम करता है। तो हालांकि हमारे ऑप्शन में ये थी ये वैक्सीनेशन, लेकिन उसमें था कि ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए नहीं है, एक ओनली मलेरिया के लिए है, जिसका कि अभी तक ट्रायल हो चुका है अफ्रीकन चिल्ड्रन पे। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया अलोन अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल रॉ कॉटन प्रोडक्शन। तो इंडिया कहते हैं कि वर्ल्ड का 50% से ज़्यादा जो रॉ कॉटन है वो प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर टू है हमारे पास इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट एरिया, अंडर एरिया की बात हो रही है, अंडर द कॉटन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। तो इसमें हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, सेकंड सही है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। कॉटन के बारे में देख लेते हैं। कॉटन एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है जिसके लिए कि जो टेम्परेचर है वो 21 से लेकर 30 डिग्री तक चाहिए। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री के बिलो चला जाएगा तो इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। और जो कॉटन इंडस्ट्री है उसको हम लोग 3 सब सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हैंडलूम इंडस्ट्री होगी, पावरलूम इंडस्ट्री होगी एंड मिल सेक्टर हो गया। जो हैंडलूम सेक्टर है उसके लिए लेबर काफ़ी चाहिए, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है ये वाली इंडस्ट्री, और सेमी स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा क्वालिटी ऑफ वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है रिक्वायर होती है, नीड होती है काफ़ी गुड क्वालिटी कॉटन की। इंडिया, चाइना एंड USA, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, ये सभी कंट्रीज मिलके 50% से ज़्यादा वर्ल्ड का रॉ कॉटन प्रोड्यूस करती हैं। इंडिया अकेला नहीं है, उसके साथ चाइना भी है, उसके साथ USA भी है, पाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, इजिप्ट भी है, ये सब मिलके मोर देन 50% प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम लोग कॉटन प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें टॉप पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया आती है एंड यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड नंबर पे आता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो यील्ड पर हेक्टेयर है केजी के हिसाब से वो है 459 केजी पर हेक्टेयर, जो कि अभी वर्ल्ड लेवल से काफ़ी कम है। हाँ, देखा जाए वर्ल्ड लेवल की जो एवरेज यील्ड है वो है 757 केजी पर हेक्टेयर, लेकिन हमारी इंडिया की है 459 केजी, तो काफ़ी कम है, लगभग 50% से अराउंड 50% है वर्ल्ड की। चलो 50% से थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी चाहिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये सही बात है कि इंडिया में जो एरिया कवर करता है अंडर कॉटन वो वर्ल्ड का हाईएस्ट है, और वो लगभग 42% है वर्ल्ड का। मींस जितनी भी वर्ल्ड में कॉटन की प्रोडक्शन होती है जितने एरिया में, उसका 42% इंडिया में होता है। तो हमारी यील्ड कम होने के कारण हम सेकंड नंबर पे हैं, वरना हम लोग फर्स्ट क्रॉप पे होते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्पाइट द ट्रिमेंडस पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द इंडियाज लैंड रिसोर्सेज। कहते हैं कि इंडिया की लैंड जो है उस पर काफ़ी सारी पॉपुलेशन का प्रेशर भी है, तो भी इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज। इंडिया तब भी काफ़ी सारी एग्रीकल्चर कमोडिटी में टॉप पे है प्रोडक्शन के मामले में। और पूछा है कि जो नीचे कुछ क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं इनमें से इंडिया कौन कौन सी कमोडिटी में लीडिंग प्रोड्यूसर है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइस, सेकंड है पल्सेस, थर्ड है ग्राउंडनट, फोर है बनाना, फिफ्थ है मिल्क। जैसे कि मैं पता है कि राइस में इंडिया टॉप पे नहीं है, इसमें चाइना है, तो फर्स्ट अगर जिसमें होगा वो हमारा सही नहीं होगा। पल्सेस में इंडिया टॉप पे हमें पता है, तो पल्सेस है जी इसमें टू नहीं है, तो हमारा आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग पल्सेस में भी टॉप पे हैं, बनानाज में भी टॉप पे और मिल्क में भी टॉप पे हैं। तो आगे इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसको मैं कहता हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो देखो अगर हमें टॉप के टू ही पता थे तब भी हम लोगों ने आंसर निकाल लिया है। तो चलो देखते हैं अब इसकी डिटेल। राइस की बात करें तो चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस का वर्ल्ड में, और ये 150 मिलियन मैट्रिक टन प्रोड्यूस कर चुका है 2019-20 के डाटा के अकॉर्डिंग। इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है और इंडिया की जो प्रोडक्शन है 120 मिलियन मैट्रिक टन्स। पल्सेस की बात करें तो पल्सेस के मामले में इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है। याद रखना इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर भी है और लीडिंग कंज्यूमर भी वर्ल्ड का है पल्सेस के मामले में। इंडिया ने 2020 और 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग 24.42 मिलियन टन जो पल्सेस है वो प्रोड्यूस करी हैं। ग्राउंडनट की बात करें तो ग्राउंडनट में फिर से चाइना टॉप पे है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, और इसने अब तक 166 लाख टन के अकॉर्डिंग जो है ग्राउंडनट प्रोड्यूस कर दिए हैं। और सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, एंड थर्ड नंबर पे नाइजीरिया, एंड फोर्थ नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये नंबर है, ट्रेंड्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी एग्जाम परस्पेक्टिव से, हमें इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास बनाना में इंडिया टॉप पे है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया करता है बनाना की वर्ल्ड के लेवल पे। और अगर 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया ने 32 मिलियन मैट्रिक टन के बनाना की प्रोडक्शन करी है। बात आ गई मिल्क की, तो मिल्क के केस में भी इंडिया जो है टॉप पे है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है इंडिया दूध की। 22% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन, जितना भी वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है मिल्क का उसका 22% इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। इंडिया के बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान एंड ब्राज़ील। और इंडिया ने अगर देखा जाए 2019-20 में 198 मिलियन टन का जो मिल्क की प्रोडक्शन करी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कोल इन इंडिया, कोल के बारे में कहा पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भाई बताओ इसमें से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, उड़ीसा हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल इन इंडिया। तो उड़ीसा में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रिजर्व है कोल का इंडिया में। सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं, फर्स्ट भी गलत है सेकंड भी गलत है, तो हमारा आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। देखो आंसर डी है जी। अब देखते हैं कि क्यों। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उन्होंने अभी अभी फाइनलाइज किया है कि एजेंडा डॉक्यूमेंट फॉर द ईयर ऑफ 2021 सॉरी फॉर द ईयर ऑफ 21-22, जिसका कि फोकस है 4 एरिया पे, 4 एरियाज। हमें अब काम किस चीज़ पे करना है, कोल सेक्टर रिफॉर्म्स पे, कोल ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबिलिटीज़ पे, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पे एंड फ्यूचरिस्टिक एजेंडा पे। इसी चक्कर में ये जो न्यूज़ में था कोल सेक्टर, और इसीलिए ये क्वेश्चन आया है। अगर देखा जाए रिजर्व के मामले में तो झारखंड टॉप पे आता है इंडिया में, एंड उड़ीसा आता है सेकंड नंबर पे। तो स्टेटमेंट में हमारे उड़ीसा फर्स्ट दिया गया था, तो इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत थी। एंड नेक्स्ट है जी, इंडिया अगर देखा जाए कोल डिपॉजिट के मामले में तो इंडिया वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट कंट्री है, और लेकिन अगर प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। तो प्लीज़ आपने ये ध्यान रखना कि डिपॉजिट्स के मामले में इंडिया कौन सी पोजीशन पे है और प्रोडक्शन के मामले में इंडिया कौन सी पोजीशन पे है। रिजर्व की बात करें तो इंडिया में 319 बिलियन टन्स का रिजर्व है। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके प्रीलिम एग्ज़ाम में काफ़ी ये हेल्प भी करेगा। और भी अगर कोई आप एग्ज़ाम देना चाहते हो जैसे कि CDS का, तो उसमें भी आपके लिए ये डाटा काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। तो ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।